पुरस्काराकडे आपण बोलूया। नामदेव ढसाळ समष्टी पुरस्कार 2025 आणि याचे यावर्षीचे मानकरी आहेत ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी संदीपजी तामगाडगे। मी संदीपजी तामगाडगे यांच्याबद्दल सविस्तर माहिती सांगण्यासाठी अमृता आणि तंत्रज्ञानाला विनंती करतो की त्यांनी कृपया इथे एव्ही प्ले करावी। संदीप तामगाडगे हे नागालँडच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पदी कार्यरत आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून अथक प्रयत्नांनी UPSC परीक्षेत त्यांनी घवघवीत यश मिळवलं। दरम्यानच अनेक सरकारी परीक्षाही दिल्या। नागालँड मधील अनेक उग्रवादी समस्यांवर उल्लेखनीय काम त्यांनी केले। स्मृतिशेष मधुकरराव तामगाडगे चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना करून सिकल सेल या दुर्मिळ आजाराबद्दल जनजागृती करणे, यासोबतच मोफत तपासण्या, औषधं आणि रक्तपुरवठा यासारखे उपक्रम ते राबवतात। यासोबतच फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा वारसा अविरत चालू राहावा यासाठी मुलांना शैक्षणिक मार्गदर्शन देखील करतात। संदीप तामगाडगे यांच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल समष्टी पुरस्कार 2025 या पुरस्काराने त्यांना गौरवण्यात येत आहे। यानंतर संदीप तामगाडगे सर यांच्या पुरस्काराबद्दल मानपत्र वाचन करण्यासाठी मी इथे मयुरा सावीला आमंत्रित करतो। नामदेव ढसाळ समष्टी पुरस्कार 2025 आदरणीय संदीप तामगाडगे सर यांना। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तमाम शोषितांना एक महान मूलमंत्र दिला, जा जा आणि आपल्या घरातल्या भिंतीवर लिहून ठेवा की मला या देशातील शासनकर्ती जमात बनायची आहे। आणि पाहता पाहता सत्तात्मक योग्यतेच्या जागा पटकावणाऱ्या शोषितांची संख्या अफाट वेगाने वाढत गेली। त्या टक्क्यामध्ये काव्यात्मक न्यायाने एक नाव उभं राहिलं, ते म्हणजे संदीप तामगाडगे सरांचं। भारताच्या शासकीय व न्यायिक व्यवस्थेमध्ये आपल्या निष्ठेने, परिश्रमाने आणि प्रगल्भ नेतृत्वाने नवा आदर्श निर्माण करणाऱ्या आपल्या कार्याचा आम्हाला अभिमान आहे। भारतीय प्रशासन सेवेचे एक मातब्बर अधिकारी म्हणून आपण केलेलं कार्य अभूतपूर्व असेच आहे। मात्र प्रशासकीय भूमिकेपलीकडेही पे बॅक टू सोसायटीचा तुमचा असलेला स्वभाव आणि संवेदनशीलता विशेष उल्लेखनीय आहे। वंचित घटकांसाठीची वैद्यकीय सेवा आणि सामाजिक प्रबोधनाची जी जबाबदारी आपण स्वतःहून घेतलीये तीच जगण्याची खरी समष्टी आहे आणि आपण त्या समष्टीचे खरे वाहक आहात। आपल्या या व्यापक व उल्लेखनीय कार्याला सलाम म्हणून समष्टी फाउंडेशन तर्फे आपणास समष्टी पुरस्कार प्रदान करून आपले सामाजिक ऋण स्वीकारत आहोत। आपल्या प्रेरणादायी कार्याने पुढील पिढ्यांसाठी एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे। या आदर्शाचं नाव म्हणजे संदीप तामगाडगे होय। आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा। जय भीम। धन्यवाद मयुरा। बाबासाहेबांनी एकदा म्हटलं होतं की खूप शिका आणि साहेब व्हा, आणि साहेब होता आले नाही तर साहेबाचे बाप व्हा। तर ज्यांना पाहून घराघरातील मुलं प्रशासकीय अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहत आहेत असे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी संदीपजी तामगाडगे यांना या वर्षीचा नामदेव ढसाळ समष्टी पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी मी प्रेम यादव यांना विनंती करतो की त्यांनी मानपत्र, फुले पगडी संदीपजी तामगाडगे यांना प्रदान करावी। आणि आपण सर्वांना विनंती करतो की आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या खंबीर प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे आपण ते अभिवादन करूया, अभिनंदन करूया, शुभेच्छा देऊया। पोलीस सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी नागालँड कॅडरमध्ये कार्यरत असून पोलीस विभागामध्ये अतिशय सर्वोच्च पदावरती आता विराजमान आहेत। सरांना पुढील त्यांच्या वाटचालीसाठी अनंत मंगलमय शुभेच्छा। यानंतर ज्यांना आपण या वर्षीचा नामदेव ढसाळ समष्टी पुरस्कार 2025 इथे प्रदान केला आहे असे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी संदीपजी तामगाडगे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया इथे आपले मनोगत व्यक्त करून आम्हास मार्गदर्शन करावे। क्रांतीज्योती ज्योतिबा फुले आज त्यांची जयंती आहे। 3 दिवसांनी डॉक्टर बाबासाहेबांची जयंती आहे। ते आणि समस्त महापुरुष यांना मी माझी वंदन करतो। सुरुवातीला
आज या मंचावर उपस्थित माननीय जावेद अख्तर साहेब, डॉक्टर देवळेकर साहेब, प्रसाद सर आणि या सभागृहात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ नागरिक बंधू भगिनींनो, मैं पेशे से एक पुलिस अधिकारी हूं, जैसे आपने देखा होगा, और एक पब्लिक सर्वेंट हूं। जनरली पब्लिक सर्वेंट्स को इन सब ओकेजन में हम उस तरह देखा जाता है, यहाँ पे आके पुरस्कार लेना बहुत कम होता है और मेरे लिए बड़ा नया अनुभव सा है। और चूंकि पुलिस अधिकारी को शायद आपने फिल्मों में देखा होगा, सर ने ही कई सारे फिल्में लिखी भी है, हमें बोलना नहीं आता, कम से कम पब्लिक मंच पे तो बोलना नहीं आता है। कोशिश करूंगा 2 शब्द बोलने की। पिछले लगभग 27 सालों की नौकरी में मैं 24 साल से नागालैंड जैसे एक पूर्वोत्तर में छोटा सा राज्य है, वहां पे नौकरी कर रहा हूँ सर। लगभग 23 साल, 4 साल मैं सीबीआई में डेपुटेशन पे था और वहां पे नौकरी दी थी। और कोशिश करता हूं कि बाबा साहब ने जो घटना बनाई है, जो संविधान बनाया है, उस संविधान के मूल्यों पर पब्लिक सर्विस में जो भी अपने लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं करता हूं। मी नागपूरच्या जवळ एक जिल्हा आहे वर्धा नावाचा, त्या जिल्ह्यातला माझा जन्म। माझे आजोबा ते लोकांच्या शेतात काम करणारे मजूर, माझे वडील आर्मीत सैन्यात होते, एक शिपाई म्हणून त्यांनी नोकरी केली। त्यांची इच्छा होती की त्यांच्या पुराणे अधिकारी बनावं। ते स्वप्न बघून त्यांनी मला सैनिक शाळेच्या नावाचं त्याच्या संस्थेत टाकलं। माझं शिक्षण सैनिक शाळेत साताऱ्याला झालं। आणि या सगळ्या याच्यातनं वडिलांनी जे सांगितलंय, बाबासाहेबांचा जो स्वप्न होता की देशाला तुम्ही काम करायला हवे, त्या धारणेतनं समोर जाऊन सिव्हिल सर्व्हिसची परीक्षा दिली, सिव्हिल सर्व्हिसेस पास झालो। वडिलांनी जवळपास 31 वर्ष देशाची सेवा केली। मागचे 27 वर्ष मी पण नोकरीत आहे। नागालँड किती लोकांना माहिती आहे, किती लोक तुम्ही आलात मला कल्पना नाही, पण खूपच सुंदर राज्य आहे। देशाच्या एकदम पूर्वोत्तर भागात आहे, म्यानमारला बॉर्डरिंग आहे। सुंदर राज्य आहे, सुंदर परिकल्पना आहे, सुंदर लोक आहे, सुंदर संस्कृती आहे। आज या समष्टी आर्ट्स अँड लिटरेचर फेस्टिवल 2025 मध्ये उभे असताना यांचा जो सॉरी, मी बरेच वर्ष मराठी बोलू शकत नाही, त्यामुळं मी आय ट्राय टू स्पीक इन इंग्लिश and Marathi combined. So the concept that they are trying to use is promote the local art and culture. And if you would have seen, Nagaland is a state, some of you would have heard about the concept of the Hornbill Festival of Nagaland. How many of you have heard about Hornbill Festival of Nagaland? Maybe some of you would have heard it. What Nagaland has done is, and just last year we celebrated the 25th year of Hornbill Festival. Nagaland is a state which is comprised of almost 18 tribes, 18 Naga tribes. And every tribe has its own unique culture, unique traditions, unique dances, unique history. Last 25 years, the government of Nagaland has promoted the individual culture and traditions of individual tribes. So what government has tried to do is, in the run and march up to the modernism, they have preserved and protected the traditions, cultures, and also showcased their culture and uniqueness to the entire world. This is what the governments are supposed to do. And I'm glad that Samashti Foundation, through their Art and Literature Festival, they are trying to promote something called as popular art and culture. मैं पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पे था, मैं देख रहा था, जलसा भी हुआ, उसके पहले भी 1-2 चीजें देख रहा था मैं। जब हम सभ्यता और संस्कृति की बातें करते हैं, तो सभ्यता और संस्कृति सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग की नहीं होती है, या एक पर्टिकुलर समाज की सिर्फ एक तबके की नहीं होती है। सभ्यता संस्कृति समाज के हर तबके की होती है। और कई बार वो जो तबका होता है जिसका वॉइस नहीं होता है, वो सभ्यता संस्कृति पॉपुलर स्टेज पे नहीं आ पाती है। फिल्मों के माध्यम से आती है, कई बार लोक नाट्य के माध्यम से आती है। और चूंकि अब पिछले
मैं किसी को कहते हुए सुन रहा था, शायद जलसा में बात हो रही थी कि स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहा है उससे हमें वॉइसलेस बनाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आज सुबह मेरी बातें हो रही थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या हम जो पॉपुलर नाटक हैं जो सब तबके देख सकते हैं, क्या वो आ सकता है? अगर आते हैं तो उसके लिए कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। जो लेखक किताबें लिखते हैं, यशवंत सर अभी कह रहे थे कि कवि की कविता की आप बातें कर रहे थे, आप लिख कर उसे आप व्हाट्सएप पे तो चला सकते हैं, पर क्या उसको ISBN नंबर मिलेंगे? क्या वो पब्लिश हो पाएगा? तो हर दरवाजे पे अगर आपने एक दरबान बिठा रखा हुआ है जिससे एक टिपिकल ही आपको परंपराएं दिखाई जाएगी और बाकी परंपराएं, बाकी विधियां नहीं दिखाई जाएगी, तो उन सब चीजों को मुझे लगता है प्रोत्साहन देने का काम समष्टि आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से हो रहा है। I really wish to congratulate the entire team that you are trying to promote things which are in popular culture are considered to be not to be shown. अगर आप टीवी का माध्यम ले लीजिए या बाकी माध्यम ले लीजिए तो एक कंटिन्यूअस एक ही विचारधारा की बातें होती रहती है, बाकी सिक्के के दूसरे तीसरे चौथे पहलू नहीं दिखाए जाते हैं। आई एम ग्लैड दैट दे आर टेकिंग अप दिस थिंग्स। एज फॉर मेरा जो काम है, मैं जैसे कह रहा था, मैं काफी छोटा सा पब्लिक सर्वेंट हूँ। मैं आई डोंट थिंक सो दैट आई डिजर्व टू बी ऑन दिस स्टेज। यहाँ पे इस मंच पे कई सारे मान्यवर हैं जिन्होंने पूरी लाइफ और कई अच्छे काम किए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस संविधान के चलते मुझे एक मौका मिला है इस देश की सेवा करने का, जिस संविधान के चलते सिर्फ 50 साल के दौरान में एक खेती में एक मजदूरी करने वाले का पोता अगर देश में कहीं भी पहुंचता है और देश सेवा करता है, उसके चलते पे बैक टू सोसाइटी एक बहुत बड़ा शब्द होता है। मुझे नहीं लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी बाबा साहब ने हम जैसे व्यक्तियों को दी है वो हम अपना पूरा लाइफ भी दे दें तो भी वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं होगा, वो कभी नहीं हो सकता। तो कोशिश ये रहती है कि मैं नौकरी करता हूँ, उसके लिए सरकार मुझे तनख्वाह देती है, पर इसके अलावा मैं और क्या कर रहा हूँ। तो इसी एक सोच से लगभग 10-12 साल पहले कुछ लोग हम इकट्ठा हुए और हमने सोचा कि ठीक है, हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसके चलते अगर आप में प्रतिभा है, आप में अगर लगन है, तो आप और क्या कर सकते हैं। आणि याच विचारधारेत मग आम्ही एकत्र आलो, नागपूर आणि विदर्भातले काही लोक, आणि आम्ही सुरुवातीला विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग सेंटर उघडायचा प्रयत्न केला। जिन परिस्थितियों से या जिन कठिनाइयों से हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, हमारी कोशिश ये थी कि शायद अगर हम किसी को मदद कर सके तो बच्चों को मदद कर पाए। तो 2010-11 के करीबन हमने एक फ्री कोचिंग सेंटर का लाइब्रेरी शुरू की हमने, जो अगले 5-6 सालों में एक लाइब्रेरी से लगभग बढ़ के 50 लाइब्रेरीज होगी पूरे विदर्भ में। सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, गांव में, खेड़ों में या अर्बन स्लम्स में हैं, उनको इकट्ठा करें, उन्हें पढ़ने का एक माहौल दें, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करें और फ्री किताबें वगैरह प्रोवाइड करें, एग्जाम कैसे लिखी जाती है। तो कोशिश इनिशियली ये थी कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम करें। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि हमारी कोशिश जो थोड़ी छोटी मोटी कोशिश थी, लगभग 700-800 बच्चे अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्ट हुए हैं, यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, सर बैंक में गए हैं, कुछ और लोग गए हैं। जब भी मिलते हैं इंडिया में कई जगह पे, कई अलग अलग कोने में मिलते हैं, बोलते हैं कि सर आज मैं फलादिका में पोस्टेड हुई हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं उनका ये कहता था कि आप कुछ मत कीजिए, आपके इर्द गिर्द में जो भी 5-6 बच्चे होंगे उनको इकट्ठा कीजिए, उनको आप मार्गदर्शन कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप समाज की सेवा करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, आप कई अलग अलग चीजों से समाज की सेवा कर सकते हो। समाज की सेवा बहुत बड़ा शब्द है। अपने पर्सनल कैपिटल में 5 बच्चों को एक साथ में बिठा लीजिए, उनको मार्गदर्शन कीजिए कि भाई अपने लाइफ को बर्बाद ना करें, ठीक रास्ते पे चलें, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योरसेल्फ प्राउड। ये करने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज ही सुबह जब वैभव और उनकी टीम से मेरी मुलाकात हो रही थी तो ये एक चर्चा निकल के आ रही थी कि स्पेशली बाबा साहब के संविधान देने के बाद में बाबा साहब ने भी उनके समय में कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इट्स अ वेरी ऑफन रिपीटेड क्लिशे दैट पीपल से, कोटिंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दैट expectations
And what has happened is that we have got into government service, public service, and then we have kind of, we are so scared of the entire concept of losing the job or transferring from one place to this thing, that we have actually forgotten that we are public servant, we are not slave to the systems. There are a lot of other things that you can do. और सर्विट्यूड और पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट शायद हम भूल चुके हैं, वो चीजें थी शायद वहां पे ये हो गया है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हर कोई व्यक्ति इस सभागृह में बैठा हुआ भी कर सकता है। तो इसी सोच से जब हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए थे, उस बात को फिर और आगे बढ़ाया गया। हमने शिक्षा में थोड़ा करने की कोशिश की। वी रियलाइज समवेयर अराउंड 2015 में 15-16 के दौरान मुझे याद है एक बच्ची गांव से आई हमारे ऑफिस में, उसके दोनों माता पिता की डेथ हो चुकी थी। कह रही थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे पास संसाधन नहीं है। तो उससे हमें एक प्रेरणा का ये मिला। 2015 से लगभग अब 2025 तक हम हर साल लगभग 100-125 बच्चियों को एनुअल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं सर, जिनके माता पिता नहीं है। एक छोटे सा प्रयास रहता है कि, और देश में होता है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जिन बच्चियों के माता पिताओं का देहांत हो जाता है, सबसे पहला एजुकेशन खत्म हो जाता है उसमें। तो कोशिश ये रहती है कि ऑफ कोर्स गव्हर्नमेंट के काही सारे प्रयास होते हैं, एनजीओ के प्रयास होते हैं, पण आमचा प्रयत्न हा आहे की थोडंफार फुलना फुलाची पाकळी म्हणून त्यांना कमीत कमी त्यांच्या शाळेच्या शिक्षणाची फीज निघेल किंवा त्यांच्या बाकीच्या गोष्टी होईल तसे 100-125 पोरींना आम्ही दरवर्षी स्कॉलरशिप द्यायचा प्रयत्न करतो। त्याच भावनेतनं मग समोर आम्ही मेडिकल क्षेत्रात आलो। जवळपास 2015-16च्या सुमारास we started conducting the blood camps, the free distribution of medicines and a lot of other things, especially during the corona period. And that then we focused on, we were basically working in the tribal belt of Vidarbha area and Chhattisgarh area. Or we realized that there is a big problem of this particular genetic blood disorder called as sickle cell anemia. ये सिकल सेल एनीमिया नाम से जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस देश में लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों के बीच में फैला हुआ है सर। और जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था है, शादियां जाति के बाहर नहीं होती है, कम्युनिटीज के बाहर नहीं होती है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर उसी कम्युनिटी में व्याप्त रह जाता है। और 2.5-3 करोड़ लोगों में व्याप्त होने के बावजूद हमें लगा कि जितना इस समस्या पे ध्यान होना चाहिए था, जितना तवज्जो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की कि बच्चों को स्क्रीन करें, मेडिसिन दें, और पिछले 2-2.5 सालों में लगभग हम 40,000 बच्चों को स्क्रीन कर चुके हैं विदर्भ के अलग अलग इलाकों में, छत्तीसगढ़ में। और कोशिश चल रही है कि इस साल के भीतर तक हम 2-1 लाख बच्चों को स्क्रीन कर लें और आगे इस जनरेशन, ये बीमारी आगे नहीं जाता है। तो एक छोटी सी कोशिश रहती है। मैं ऑफकोर्स नागालैंड में रहता हूँ, हमारी टीम है जो टीम काम करती रहती है। ऐसी टीम है जो रिटायर्ड लोगों से भरी पड़ी है, जो काम करना चाहती है। रिटायर मतलब सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद में लाइफ खत्म नहीं हुई है, ये समझ के आगे और कुछ करने का जज्बा रखती है। तो उन्हीं लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो आज मेरा आपने सम्मान किया, मेरा ये सम्मान नहीं होना चाहिए, मेरी टीम का सम्मान होना चाहिए, या मेरे जैसे असंख्य लोग हैं जो कुछ और करना चाहते हैं, कोई लालसा है, उनका सम्मान होना चाहिए। बहुत बोलूंगा नहीं मैं, लगभग 9:45 बज गए हैं और काफी दूरों से सीनियर लोग भी हैं, आप सब लोग भी परेशान होंगे। मैं बस तुम्ही बोलवलं मला इथे समष्टी फाउंडेशननी माझ्यासारख्या खूपच छोट्या माणसाला एवढ्या मंचावरती स्थान दिलं आणि माझा खूपच छोटा प्रयत्न त्याला तुम्ही एक्सेप्ट केलं, त्याला रिकग्नाइज केलं, याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो, माझ्या पूर्ण टीमचे आभार मानतो। आणि मुंबईत जनरली माझं म्हणजे अशा सेटअप मध्ये येणं कधी झालं नाही। मुंबईत होतो मी तर सरकारी नोकरीत होतो, सीबीआई में था सर, उस समय सीबीआई बॉम्बे में था, बट इस स्टेज पे नहीं था। तर परत एकदा सगळ्यांचा आभार, तुम्ही इथं मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुमचाही आभार, धन्यवाद।